तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि सरसों का पौधा है तो स्त्री केसर तो उसका खुला हुआ है ना, वर्तिकाग्र खुला है, उस पर किसी भी पौधे के परागकण आकर गिर सकते हैं, क्योंकि पौधे परागकण तो हल्के हैं, वो तो किसी न किसी माध्यम से यानी कि जल से, वायु से और कीट से या मनुष्य के द्वारा किसी न किसी माध्यम से वो किसी भी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर सकते हैं। लेकिन क्या वो उसके गिर जाने पर वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल वो अपने ही परागकण को एक्सेप्ट करता है। तो इसी क्रिया को जो है परागकण जायांग संकर्षण कहा जाता है। ठीक है। और इसमें दूसरा वही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया कि इस प्रक्रिया में सजातीय परागकण ही अंकुरित होते हैं। जो उस कुल का पौधा होगा उसी का परागकण ही वहाँ पर जाकर अंकुरित हो पाएगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक संबंध, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो परागकण, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये परागकण आप लोग देख रहे हैं किस तरह से वर्तिकाग्र पर है, और फिर उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं ये पराग नलिका निकली हुई है। ये पराग नलिका कहाँ से निकलती है? जब परागकण अंकुरित होते हैं तो आपको मैंने बताया था कि परागकण में कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। बाहरी लेयर को हम एक्सीन कहते हैं या बाह्य चोल कहते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम इंटीन या अंतःचोल कहते हैं। जो बाहरी चोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, और ये पूरे उसको कवर करता है परागकण को, लेकिन केवल एक जगह पर वो एब्सेंट होता है, वहाँ पर नहीं होता। तो उसी जगह से परागकण जो है वो अंकुरित होकर एक नलिका के रूप में बाहर आता है, नलिका के रूप में निकलता है। तो उसी छिद्र को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी किसी न किसी केमिकल के इफ़ेक्ट या प्रभाव के कारण ये पराग नलिका जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसे ये कहाँ पता होता है कि उसे कहाँ जाना है? पराग नलिका को कहाँ पर जाना है? यहाँ पर अंडाशय है, ये आपको दिख रहा है इस जगह पर। अंडाशय में जहाँ पर अंड है, अंड कोशिका है, वहीं पर उसको पहुँचना है। तो ये उसको गाइड कौन करता है? यहाँ पर यही रासायनिक संबंध जो दिया हुआ है, वो यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ही पराग नलिका को गाइड करते हैं कि उसे कहाँ तक जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका परागकण जायांग संकर्षण। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है द्विनिषेचन, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। द्वि मीन्स 2, डबल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों निषेचन के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने को ही हम, या उनके संलयन को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन। एक कॉमन सी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको बहुत अच्छे से आप समझिए कि देखो ये परागकण है। ठीक है। परागकण कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा है ना, मेल पार्ट में, यानी कि पुंकेसर में ऊपर के हिस्से में इसका निर्माण होता है। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि स्त्री केसर है। उसके वर्तिकाग्र पर जाकर ये ऐसे हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो अलग अलग माध्यम डिपेंड करते हैं कि क्या है उस पौधे के लिए, तो उस तरह से ये आकर इस पर गिरता है। और फिर उसके बाद अगर वो उसी सजातीय परागकण है, यानी कि उसी कुल के पौधे का परागकण है, तो ये क्या करेगा? अनुकूल उसमें वातावरण में ये अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होकर एक पराग नलिका निकलती है। अब वही पराग नलिका जो है वो कहाँ पर बढ़ती है? ये इस जगह पर, अंडाशय की तरफ। ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, कि ये जो हमारी पराग नलिका है,
इस पराग नलिका में आपको ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये अंदर मैंने ये जो 2 बनाए हुए हैं, ये एक्चुअली हैं क्या, ये 2 नर युग्मक हैं। ठीक है। अब आप अगर मेरे पिछले लेक्चर या पिछले वीडियोस को याद करें तो आपको मैंने बताया था कि एक परागकण जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। 2 कोशिकाओं में एक होती है कायिक जो बड़ी होती है, दूसरी होती है जनन कोशिका। ठीक। कायिक कोशिका क्या करती है, जनन कोशिका का पोषण करती है। और जनन कोशिका में जब फाइनली विभाजन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होते हैं, 2 नर युग्मक। एक विभाजन के फलस्वरूप हमें 2 नर युग्मक प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ये 2 नर युग्मक ही जब पराग हमारा अंकुरित होता है तो पराग नलिका के माध्यम से यही 2 नर युग्मक जो हैं वो पराग नलिका से होते हुए अंडाशय की ओर गति करते हैं। आई बात समझ में। अब बच्चों, अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये जो मैंने यहाँ एरो से आपको दिखाया हुआ है, ये एक्चुअली ये वाली जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम इसके अंदर का है। इस पॉइंट यहाँ इस जगह के अंदर का ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको या डिटेल संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर है क्या क्या, ये आपको मैंने बता दिया था पिछली कक्षा में कि किस तरह से जो है यहाँ पर विभाजन होता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हो जाती है, ये तो मैंने आपको बताया था। और अब उसी 8 केंद्रकों में, ठीक है, केंद्रक होते हैं, कोशिका नहीं केंद्रक बनते हैं। अब वही केंद्रक जो हैं जिसमें से 3 केंद्रक एक पोल पर चले जाते हैं, एक ध्रुव की तरफ, और 3 केंद्रक जो हैं वो दूसरे विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। ठीक। जो यहाँ पर मैंने आपको ए सेल लिखा हुआ है, ए सेल का मतलब हो गया एंटीपोडल सेल। ठीक है। एंटीपोडल सेल 3 यहाँ पर ये कोशिका बन जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आप देखिए जहाँ पर हमारा माइक्रोपाइल एंड था, है ना, माइक्रोपाइल छोर था। अगर आप पिछली अपना नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि नीचे की ये जो 2 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या हैं, सिनर्जिड। ठीक, सहायक कोशिका जिसे हम कहते हैं। और ये ऊपर आपको एक एग अंड कोशिका दिख रही है। ठीक है। अब ये 3 हो गई, ऊपर 3 हो गई, और बीच में क्या होते हैं, 3, कुल मिला के कितनी हुई, 8 हैं हमारे पास। 8 केंद्रक थे जिसमें से 3 ने एंटीपोडल सेल बना लिया एक ध्रुव पर, और 3 ने एग एपरेटस बना लिया। ठीक। एग एपरेटस में क्या क्या है, एक एग है, अंड है, और 2 सिनर्जिड्स हैं। ठीक। अब इसमें से फिर अभी भी हमारे पास 2 केंद्रक बचे हुए हैं। यही 2 केंद्रक जो होते हैं वो मिलकर बीच में पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका बनाते हैं। ये कोशिका एक होगी लेकिन इसके अंदर केंद्रक कितने पाए जाएंगे, 2। ठीक है। ये 2n होगा और बाकी सब n होंगी, सिंपल n। ठीक है। ये भी n है, स्मॉल n से जो हम प्रदर्शित करते हैं, n n n, और यहाँ पर भी 3n, और यहाँ पर ये वाला 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब बच्चों ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो 2 नर युग्मक आ रहे हैं पराग नलिका से, उनका भविष्य क्या है, वो होता क्या है उसमें। अब इसमें होता ये है कि एक नर युग्मक उसमें से जाकर, ये मैंने डायग्राम से आपको दिखाया हुआ है, एक नर युग्मक जाकर अंड से पहले जुड़ता है। ठीक है। जिससे हमें क्या मिलेगा, 2n जाइगोट। देखो बच्चों, ये भी n होगा, ये भी n होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2n। ठीक है, जाइगोट। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पोलर सेल यानी ध्रुवीय कोशिका, प्लस दूसरा ये 2 नर युग्मक का मतलब है सेकेंड। ठीक है। ये फर्स्ट नर युग्मक है और ये सेकेंड, एंड लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड, और ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नर युग्मक, सेकेंड नर युग्मक। अब सेकेंड नर युग्मक भी n होगा, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये तो पहले से ही 2n है, ये वाला है ना, ये 2n है। अब ये 2n है, अब इसमें जब n मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 3n इक्वल टू 3n।
ठीक है। तो ये जो 3n हमें संरचना मिल रही है, ये असल में क्या है? भ्रूण कोश, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी? यहाँ पर आपने ये देखा कि जुड़ना 2 बार हो रहा है ना? 2 बार निषेचन 2 बार हो रहा है, मतलब एक नरयुग्मक अंड से जुड़ रहा है, दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका से जुड़ रहा है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। 2 बार निषेचन, 2 बार जुड़ना। और इसी प्रक्रिया को हम एक और नाम भी देते हैं। द्विनिषेचन की प्रक्रिया को ही हम एक और नाम देते हैं, वो है त्रिसंयुग्मन या ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल मीन्स 3 बार, फ्यूज़न मीन्स जुड़ना। 3 बार जुड़ने का मतलब क्या हुआ? ये जो हमें ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये 3n, यहाँ पर हमें 3n संरचना यानी त्रिगुणित संरचना प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं त्रिसंयुग्मन। यानी एक ये चीज़ 2n थी, ये चीज़ n थी, फाइनली हमें इनके जुड़ने से क्या मिला? n का मतलब 1, 2n और 1n मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3n। 3n ही हमारी संरचना है और उस संरचना को हम कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है बच्चों, इसको हमने द्विनिषेचन क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन हुआ। जो हमारे पास 2 नरयुग्मक थे, उसमें से पहला नरयुग्मक अंड से जुड़ता है, जो युग्मनज बनाता है, जो कि द्विगुणित होता है, और दूसरा नरयुग्मक जाकर ध्रुवीय यानी पोलर कोशिका से जुड़ता है, जो कि पहले से ही 2n होती है। तो 2n और n मिलकर 3n बनाते हैं। तो 2 बार निषेचन होने के कारण इसको द्विनिषेचन कहते हैं। और चूँकि हमें त्रिगुणित संरचना प्राप्त होती है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को त्रिसंयुग्मन या त्रिक संयुग्मन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं।